कि अंग्रेजी माने आवे कोनी ना हिंदी रो घणु ज्ञान, राजस्थान का बासिंदा हाँ राजस्थानी मारी पिचाण। और थे सगला साथी जानो यो मैं पढ़ाई को शौकीन जीवड़ो, राजपालियो तो काई हालचाल है जीवड़ा थांका। मुख्यमंत्री जी की एक बार फिर से नकल करके जरूर बताएं। मेले प्याले पलदेश वाचियों, आप सभी को पता है कि पलदेश पूरा कलजे में डूब चुका है लोगों के पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप चिंता मत करो, आपको यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो मैं बेटा हूं, मेले लेते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, नरेगा चल रही है, आप नरेगा जाओ। बेरोजगारी भत्ते का हमने स्कीम चला दिया है, आपको घर बैठे 4 से 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अरे आप तो गांव के गत्ते के ऊपर बैठकर ताश की बाजी मांडो और मजे तलो, बिल्कुल भी चिंता नहीं तलनी है। कि मारो बालम थानादार चलावे जिप्सी, कि मारो बालम थानादार चलावे जिप्सी, ये भी बेचारे बालम ने तू इया क्या मारियो, वो बेचारो चपलड़िया हाथ में लियोड़ो और आगे भाग रियो है। और आज ऐसो जड़ी जिप्सी बिके लारे लारे भाग रही है, बेजा को जो मारियो ये बापड़े ने। कि आरस बिका एसआई बिकी, बिक गई सबकी सीट, नाती थारे बाड़े में बेचारी विधवा होगी रीट। जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वो भी बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप क्यों उठा रहे हो? प्रदेश के अंदर जो बड़ी कोचिंग संस्थान है उसके जो ओनर है वे एक तरफ मुंह देखा तो आपकी दुकान चला रही है, प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं भर्ती आएगी रे भर्ती आएगी, चलो हमारा 100 रुपए में 99 रुपए में कोर्स बिक रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो पब्लिक को, युवाओं को बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं, युवाओं का उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं जो कोचिंग सेंटर वाले हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं उनसे निवेदन आग्रह करता हूं कि आप आए, जो राजस्थान में भ्रष्टाचार फैल रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप सभी आगे आए और उनका साथ दे। युवाओं को आज आपकी आवश्यकता है ताकि आपकी भी दुकान है वो लंबे समय तक चल। जब किसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है तो कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, जो टॉपर होता है उसको जाकर खरीद के लेके आ जाते हैं और बोलते हैं उस टॉपर को कि तू बोल देना सभी के सामने कि तू हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। उससे क्या होगा, बाकी विद्यार्थी सोचेंगे करे कोचिंग का तो लड़का टॉपर टॉप बने, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो उनकी रोजी रोटी और दुकान चलती रहेगी। तो इस प्रकार से बेरोजगार युवाओं को गुमराह किया जाता है, मूर्ख बनाने का इन लोगों का काम है और इनके पास में कुछ नहीं है। अरे 1-1 लाख 5-5 लाख विद्यार्थी कोचिंग करते हैं, नंबर आता है मुश्किल से 100-200 विद्यार्थियों का, तो बाकी की तो जिंदगी खराब कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं रिचपाल पुरी आपके पढ़ाई के शौकीन जीवड़े राजपाल सर का आज इंटरव्यू ले रहे हैं और इस इंटरव्यू में हम ये बात कहेंगे कि ये बेरोजगार और युवा किसानों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके मुद्दे पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल लेते हैं राजपाल सर के बेसिक परिचय की, तो परिचय बताइए सर अपना। परिचय यही है कि अंग्रेजी माने आवे कोनी ना हिंदी रो घणु ज्ञान, राजस्थान रा बासिंदा हाँ और राजस्थानी मारी पिचाण। और थे सगड़ा साथी जानो यो मैं पढ़ाई को शौकीन जीवड़ो राजपालियो। और आप ये जो देश का कानून बदलने की बात कर रहे हैं बार बार, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, देश का कानून बदलना मेरे बस की बात कोनी जीवड़ा है कि कानून तो बदले, जका मोटा मोटा अंगूठा छाप अनपढ़ नेता है वो बां को काम है। मैं तो पढ़ियो लिखो शौकीन जीवड़ो हूँ, किताबों को रसी लो, अब हमारे थोड़ी हाथ में अनपढ़ लोग जगह नेता बन गया है विधानसभा में, लोकसभा में, तो सब आंका कारनामा है। और पहली बात तो कानून के अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं वो ये नेता लोग बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये कानून कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को कहा जाता है। तो ये जो वकील लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, जो नेता अधिकारी है, जिनको कानून का अच्छा नॉलेज है, इन्होंने ये कानून अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। इसलिए आम आदमी हमेशा परेशान ही होता है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, दुष्कर्म किया जाता है। जो बहन बेटियां पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है तो हजारों तो सवाल पूछे जाते हैं, मामला दर्ज नहीं किया जाता। उसका पति मान लो पुलिस में है या कोई अधिकारी है तो पैसा देकर मामला रफा दफा कर देता है, वकीलों को खरीद लिया जाता है, मजिस्ट्रेट तक बिक जाते हैं। तो देश की हालत बहुत खराब है। एक आम आदमी आसानी से जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि जो नेता लोग हैं
जिन्होंने यहाँ पर कानून बना रखा है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि जैसे नेता बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उसके बाद में उनको आलीशान बंगले मिलते हैं रहने के लिए, सरकारी क्वार्टर बंगले मिलते हैं, सरकारी गाड़ियां मिलती है, कोई टोल वगैरह कोई उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। टोल नाके से सरकारी गाड़ी निकलती है, नेता लोग निकलते हैं तो उनको सल्यूट मारा जाता है। टोल का जो बैरियर है टोल नाके का वो ऊपर कर दिया जाता है, सारे के सारे टैक्स बेचारी पड़ जाते हैं। जब देश के अंदर बड़ा संकट आता है तो ये नेता लोग जो करोड़पति है, अरे अनाप शनाप पैसा इनके पास में, तो इनके ऊपर ये कोई मदद नहीं करेंगे, उस समय सभी छुप जाएंगे और उस बोलेंगे, फिर गरीब जनता को बोलेंगे कि आप सभी चंदा दो। राम मंदिर बना तो कोई ऐसा नेता नहीं थे, इतने बड़े बड़े नेता बिजनेसमैन तुरम खा बैठे हैं, यदि ये सहयोग करते तो राम मंदिर ऐसे ही बन जाता, लेकिन कोई नेता पास में नहीं आया। गरीब जनता से चंदा उगाया गया, पैसा हड़पा गया। बोलते हैं कि प्रदेश की जो जनता है इसके ऊपर कर्जा है। अरे भाई, कर्जा किस चीज का है? पैसा गया कहाँ? पैसा इन नेताओं के खाते में जमा है। इनके पास में बंगले, प्रॉपर्टी, भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी इनके बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, तो वो सब इनकी जांच करो, सारा पैसा निकालो इनसे, तो अपने आप देश का जो कर्जा है वो चुकता हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कर्जा इन्हीं का है। कानून का जो सिस्टम है वो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, तो उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, केजरीवाल साहब, उनकी बात चल रही है चर्चा में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही सरकार है। ये कोई और नहीं है, ये केजरीवाल के जो लोग हैं ये अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसलिए उन्होंने जो घोटाला किया है शराब का, उसके कारण उनको हिरासत में लिया गया है, जांचें वगैरह चल रही है। तो ये मुख्यमंत्री हो गया तो क्या हो गया, कोई दादा थोड़ी है। अरे जब आम नागरिक के ऊपर कोई बात आती है, उसने 1 रुपये का ही घोटाला कर दिया तो बेचारे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो वो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, तो वो भी एक आम आदमी है। मुख्यमंत्री का पद मिल गया तो क्या हो गया, उसके ऊपर भी पूरा कानून लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया मुख्यमंत्री है उसके ऊपर जांच ही ना हो, उसे छोड़ दो। मोदी की तानाशाही सरकार है तो कोई सीएम गिरफ्तार हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, जांच करवाओ। सीएम यदि दोषी है तो उसको भी भेजो जेल की सलाखों के पीछे। और आपके ऊपर भी सर दावा है, यानी कि कमेंट आ रहे हैं कि आप बीजेपी के दलाल हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाकी की मीडिया की तरह ये बात झूठी है या सही है, इस बात का भी थोड़ा चर्चा करें। देखो, बाकी की जो मीडिया की हुई है सभी को पता है, क्योंकि ये मीडिया नेताओं की, इन अधिकारियों की, सरकार की गुलाम है। ये पैसा देते हैं और मीडिया उसी के अकॉर्डिंग बात करती है। कोई गुप्त रहस्य है, राज है, उसके ऊपर ये मीडिया कभी मुद्दा उठाती नहीं है। उठाती है तो वापस दबा देती है, 5-10 दिन बाद रफा दफा हो जाता है मामला। हमारे जैसे लोग हैं जो मुद्दा उठाते हैं तो उनको भी दबाने का प्रयास किया जाता है। अभी पहले मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा था, मैं खिलाफ किसी सरकार से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात, ना मैं कांग्रेस का दलाल हूं, ना उसका एक आदमी हूं, सदस्य हूं, ना बीजेपी का हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं। आदमी मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट दूंगा, उसका सपोर्ट मैं करूंगा। जो व्यक्ति मेरे बेरोजगार युवाओं के लिए, जो नेता लोग हैं, जो आदमी है जो मेरे बेरोजगार युवाओं के लिए जो आवाज उठाएगा, उनके लिए, उनके हित में कार्य करेगा। जो किसान है, क्योंकि आज समाज के अंदर सबसे पीड़ित एक बेरोजगार युवा है, एक किसान वर्ग है जो सबसे ज्यादा शोषित है, जिसका शोषण होता है, जिसका कहीं मान और सम्मान नहीं किया जाता। तो इनके साथ जो व्यक्ति खड़ा रहेगा, जो सरकार खड़ी रहेगी, हम उसका साथ देंगे। अभी भजनलाल शर्मा की जो सरकार बनी है वो लगातार जो पेपर माफिया है, भर्ती परीक्षाओं में जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके नौकरियां लगे हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, हम उनका सपोर्ट करेंगे। जैसे कांग्रेस की सरकार थी, हमने जयपुर में धरना प्रदर्शन किया, आवाज उठाई, मुख्यमंत्री आवाज का घेराव किया, तो सीएम साहब अशोक गहलोत साहब मिलने भी नहीं आए हैं। एक बार आकर बोल देते, लाठी चार्ज करके हमें भगा दिया गया कि भाई आप टेंशन चिंता मत करो, मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे थानेदार फर्जी बन के ट्रेनिंग सेंटर में चले गए। तो भजनलाल शर्मा की सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम उसके सपोर्ट में है। हमें कौन सी सरकार से क्या मतलब है। मेरा कोई टारगेट उद्देश्य नहीं है कि भाई मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, आगे टिकट लेना चाहता हूं, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ना मेरा कोई परिवार है वो राजनीति से कोई संबंध रखता है। हालांकि मैं यही चाहता हूं कि जो भी मेरे साथी है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनको राजनीति में आना ही चाहिए। क्योंकि ये जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, एक जिला होता है, उस जिले को हैंडल करता है वहाँ का कैप्टन, कप्तान, जिला कलेक्टर, जो यूपीएससी का एग्जाम पास करके आता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और जब बारी आती है पूरे देश को या प्रदेश को, राज्य को चलाने की, तो उसको चलाता है एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर अनपढ़ है।
10वीं 12वीं पास किए तो फर्जी डिग्रियां उनके पास में ऐसे ही बना ली, दादागिरी से कहीं से पास कर ली, तो वो लोग पूरे देश को और प्रदेश को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप राजनीति में आए, शिक्षित व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो बहुत सारा बदलाव और परिवर्तन समाज में होगा। तो आप बेरोजगार युवा और किसानों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो आप केवल इनके लिए ही क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है वो एक बेरोजगार युवा का होता है, जिसको कई हजारों ताने समाज में सुनने पड़ते हैं। जब एक विद्यार्थी कोचिंग करने जाता है तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं कि सा देखो ओ जावे पढ़वा है, ओ थानादार बन रही, को डोल देखो बनजी बार मास्टर, यान का मुंडा वेगी मास्टर बनवाड़ांगा। जब वो तैयारी करता है 4-5 साल, माथे मुंह बाल उड़ जावे, दौड़ा आ जावे, मुंडे के ऊपर झूरियां पड़ जावे, बेचारो पेपर आउट हो जावे, वापस घर पर आता है, गांव वाले और हंसते हैं कि देखो ओ आयु है थानादार बन। तो ऐसी लोगों की मानसिकता है, सबसे ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। इसके अलावा जो किसान वर्ग है उनको अनाज का सही भाव नहीं मिलता है। सबसे बढ़िया दुखी जो वर्ग है वो किसान बेचारा है। क्या करे किसान? जब किसानों की मांग थी, जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो किसानों को मोदी ने अपनी ताकत के बल से, लाठी के अपने पावर के दम से किसानों को रास्ते में रोक लिया। अरे मोदी इतना मान होता, आप बोलते हो मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ इस सरकार के। मोदी इतना मान होता तो किसानों के पास में आता, वहां पर बैठक करता और बोलता कि भाई आपकी जो मांग है हमारे सामने रखो, हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, सरकार से जितना होगा हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन किसानों को लाठी के दम पर बेचारों को खदेड़ दिया जाता है, उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, किसान कर्ज में दब रहा है, आत्महत्या कर रहा है, फांसी खा रहा है। तो बेचारा सबसे ज्यादा शोषित वर्ग किसान है, बेरोजगार युवा है, जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। और सारे युवा लोग हमारे साथ में है, ये व्यक्ति जिसके माध्यम से एक बार हमारी आवाज ऊपर तक जरूर पहुंचेगी। नहीं, ये तो नहीं है कि आप इन मुद्दों के जरिए उपेंद्र यादव जी की तरह आप भी राजनीति में घुसना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, इसके बारे में भी बताएं कुछ। पहली बात तो राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। उपेंद्र यादव आगे गए, यदि वो मंत्री पद मिलता, विधायक यदि बन जाते तो अच्छी बात थी, युवाओं के साथ है, युवाओं की बात आगे तक विधानसभा में पहुंचती, उनके लिए नया कानून बनता, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और बात रही मेरी, तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि भाई मैं राजनीति में हूँ, आगे जाकर पैसे मैं भी कमा लूँ, नाम हो, रुतबा हो, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ, साधारण जीवन जीता हूँ, मैं कोई अधिकारी का या नेता का बेटा नहीं हूँ, मुझे साधारण जीवन जीना है। और अन्य जो लोग हैं जो पीड़ित है, शोषित है, उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। और हूँ मैं आपके बारे में, मैं कह रहा हूँ कि 4 सालों का जो आपका संघर्ष है, जो पूरा आपका संघर्ष है, आपकी कड़ी मेहनत है, उसके ऊपर आपके ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज हैं, ये बात सही है या झूठ है? पिछली बार जो रीट का पेपर आउट हुआ था, सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर आउट हुआ था, उसके बाद हमें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, कई मुकदमे दर्ज हुए। अभी भी मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे साइबर क्राइम में दर्ज किए हैं। एक कोचिंग वाले हैं, वो उन्होंने भी किया है। लोगों को जलन होती है तो जलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे मुकदमे अलग ठोके जा रहे हैं। मानहानि का केस दर्ज हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों को मैं भड़काता हूँ, एक्टिव कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, लेकिन उनकी दृष्टि में मैं लोगों को भड़का रहा हूँ। मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें माथापच्ची हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब गिद्दड़ है वो धमकियाँ देते हैं तो शेर डरा नहीं करते। तो मुकदमे ऐसे चलते रहेंगे और जो सफल व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको लोग पीछे से टांग खींचने का काम करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे बेरोजगार युवा, किसान वर्ग, ये सभी साथी मेरे साथ है, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और जो ये पुलिस वर्ग की बात है, आप अपने हर वीडियो में पुलिस वालों को टारगेट रखते हैं, इसकी वजह क्या है? और पुलिस को मेरा विशेष तौर से कोई टारगेट नहीं करता हूं मैं। सबसे बड़ी बात, मैं उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को टारगेट करता हूं जो सरेआम जयपुर और जोधपुर जैसी सिटी में 100-200 रुपए की रिश्वत लेते हैं। मैंने खुद ने कई बार अपनी आंखों से देखा है। तो ये कहीं ना कहीं वर्दी के ऊपर एक दाग और धब्बा है। 100-200 रुपए की रिश्वत लेते हैं और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो पिछली भर्तियों में थानादार बने हैं, उनमें लगभग कई ऐसे थानादार हैं जो पेपर लीक करके 15-20 लाख रुपए देकर फर्जी थानादार बने हैं। तो इनको 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, गाड़ी की किस्त भर दी है, इधर उधर के खर्चे हो गए, तो खर्चा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 15-20 लाख रुपए जो कर्जा लेकर ये बनते हैं तो वो पैसा मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए उस कर्जे को दूर करने के लिए, पैसा अपना पूरा वसूल करने के लिए, बड़े सपने पूरे करने के लिए रिश्वत लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनको मौका मिले। गरीब युवा वर्ग के जो मिडिल क्लास के विद्यार्थी है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे
भेजा जाए। इसीलिए मैं उनका हमेशा विरोध करता हूं। पुलिस से मेरी निजी दुश्मनी या शत्रुता नहीं है, ना मैं किसी का विरोध करता हूं। और जो ये भर्ती परीक्षा में जो धांधलियां हो रही है, इनके बारे में आपकी क्या मांग है सरकार से? भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ सरकार अच्छा काम कर रही है, और मैं भजनलाल शर्मा की सरकार से निवेदन करूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 वाली नहीं है, पहले वाली भर्तियों में भी धांधली हुई है, उनका भी वापस बड़े स्तर पर जांच हो। टीचर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इसके अलावा अन्य जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल, जिनमें बहुत सारे फर्जी लोग भर्ती हो चुके हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, उन सबको हिरासत में लिया जाए, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, और जो सही योग्य लोग हैं उन्हीं को आगे भेजा जाए। आज हम सरकारी दफ्तर में काम के लिए जाते हैं तो वहां पर हमारा काम नहीं होता है, इधर उधर भटकाया जाता है। पहली बात तो वो जो अधिकारी है उनको काम करना ही नहीं आता, वो खुद फर्जी लगे हुए हैं। दूसरी बात, अब 15-20 लाख रुपए देकर फर्जी लगे तो वो पैसे वापस उनको कमाने, तो एक आम आदमी को परेशान करेंगे, और 200, 400, 1000, 10,000 जितनी भी हो सके वो क्या लेंगे, रिश्वत लेंगे, ताकि इधर उधर आदमी परेशान होगा तो वो पैसे देकर अपना काम करवा लेगा। तो इसे एक आम आदमी, एक मजदूर वर्ग का है, चाहे किसी भी वर्ग का है, वो व्यक्ति परेशान होता है, उसे परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। नमस्कार, जय हिंद सभी साथी। ये था राज्यपाल सर का कुछ बेसिकल इंटरव्यू, जिसमें उनकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। नमस्कार, जय हिंद।